नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। लास्ट टॉपिक हमारा है बिजली से क्वेश्चन पूछता है। इससे आगे अपन लोगों का एक दो और क्वेश्चन चलेगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं बट सिलेबस में मेंशन है तो दिमाग में उसको रखना भी नहीं। अच्छा ये भी है, कल को यदि मॉडल क्वेश्चन पेपर में वो टॉपिक दे दिया तो आप इधर उधर ना हट को डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे आओगे, थंबनेल पे देखोगे तो वो टॉपिक आप जवाब कर दोगे। ठीक है, काफी फ्रेक्चर में ऐसा टॉपिक होता है जो कभी नहीं पूछते बट सिलेबस में मेंशन रहता है। तो जो अच्छे बच्चे होते हैं, ज्यादा मार्क्स लाते हैं, वो किसी टॉपिक को नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए अभी मैं ये सब बता रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इम्पोर्टेंट टर्म रिलेटेड टू डाइलेक्ट्रिक। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या चीज होता है, और उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का बिहेवियर, उसका अस्तित्व या फिर हमारे उसका लाइफ में, उसका हमारे लाइफ में यूज ही तभी होता है जब अपन लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई, तो बारी बारी से समझाता हूँ। सबसे पहले पोलराइजेशन क्या है, तो पोलराइजेशन डेंसिटी क्या है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इंड्यूस्ड चार्ज क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या है। ठीक है, बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले अपन लोग एक डायग्राम बनाते हैं और इसके बाकी डिफिनेशन को लिखा है। मेरा मैंने बोला इसका अस्तित्व ही तभी हो पाएगा इलेक्ट्रिक मटेरियल का जब हम लोग क्या करेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने अप्लाई किया कुछ इस तरह से, पीक से ये जा रहा है, फिर पीक से जा रहा है इस तरह। ठीक है, तो जो लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्ट किया तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे आठवां नंबर पे देखा अप्लाइड एक्सटर्नल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक, सारी बातें समझा दूंगा 12 के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप देखो ध्यान से। तो इस पर हम लोग अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को ई नॉट से दिखाते हैं, दैट इज ई नॉट। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। अब हम लोग जानते हैं कि अंदर में क्या होगा, पिछला क्लास में है ना, समझा तो 21 मिनट पर इधर क्या जनरेट होगा, माइनस 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 माइनस, इधर क्या होगा, प्लस 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 प्लस। तो ये जो सरफेस से हम लोग का नेगेटिव चार्ज आया, ये किसके वजह से आया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया। तो जो कि टर्म था वो डायपोल में कन्वर्ट होके उसका चार्ज अपने जगह से शिफ्ट होके इस साइड साइड सरफेस पे आके दिखने लगा। तो इस साइड सरफेस पे चार्ज का आके रुकना, इसी को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। और ये कैसे बना, अपने ओरिजिनल पोजीशन से चार्ज थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होके बना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं शिफ्टिंग ऑफ चार्ज टूवर्ड्स या सरफेस द कंडक्टर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इग्नोर पोलराइजेशन। या दूसरा तरीका आप समझ सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे कंडक्टर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के सरफेस पे अपने को चार्ज दिखता है, एपियर हो रहा है। तो जो एपियर होते दिख रहा है, क्यों हो रहा है ये हम जानते हैं, कल बता चुका हूँ चिल्ला चिल्ला क्या। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं एपियरेंस ऑफ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, एपियरेंस ऑफ चार्ज ऑन द surface of dielectric material, dielectric material is polarization। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। हेलो, पोलराइजेशन डेंसिटी कहाँ चल जाएंगे, ठीक। पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होता है, ये जो आपका चार्ज यहाँ पे जनरेट हुआ उसको हम लोग पोलराइजेशन बोलते हैं। कितना अमाउंट में जनरेट हुआ उसको हम लोग अमाउंट, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू में अपन लोग उसको देखना चाहते हैं तो उसको हम लोग पोलराइजेशन डेंसिटी से दिखाते हैं। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था ना मेरे से,
वो भी मैंने बताया था इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? एक फिनोमिना है और वो क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने में मदद करता है। कितना जनरेट करेगा वो डायपोल नहीं बताता, कौन बताता है? डायपोल मोमेंट बताता। उसी तरह यहाँ पे पोलराइजेशन फिनोमिना है, उस फिनोमिना से कितना अमाउंट पे क्रिएट हो रहा है, चार्ज अपीयर हो रहा है, उसको कौन बताएगा? पोलराइजेशन डेंसिटी। ठीक है, ये वाला डिफिनेशन आपने को समझ में आया आपको? वेरी गुड। ठीक है, अभी मैं इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, कितने स्लाइड को समझाऊंगा आपको, टेंशन ना लो। तो अपीयरेंस ऑफ charge on the on surface of dielectric material in the presence of external electric field, ये लिखना जरूरी। लास्ट में मैंने छोड़ दिया था, आप लिख लें। और ये सारी कहानी वैसे भी चल रहा है जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके रखिए। अब ये एक्सटर्नल, ये जो चार्ज यहाँ पे क्रिएट हुआ है वो किसके वजह से क्रिएट हुआ? डायपोल की वजह से। तो हम लोग डायपोल को जनरली मेजर भी कर सकते हैं, ऐसे कि 1 2 2 2 3 2 4, वैसे काउंटिंग नहीं कर सकते, करोड़ों होगा ना। लेकिन एक हाथ में मेरा है, वो क्या चीज है? वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम तो पता कर सकता हूँ ना, लंबाई चौड़ाई काट के। तो मैं ये देख लूंगा कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम पे कितना डायपोल क्रिएट हो रहा है। डायपोल काउंटिंग नहीं कर सकता, लेकिन उसकी इफेक्ट को क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं उसी के टर्म पे निकाल रहा हूँ कि 1 मीटर क्यूब में कितना डायपोल मोमेंट का इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, उसी को हम लोग बोलेंगे पोलराइजेशन डेंसिटी। अब इमेजिन करके देखो, इसका है क्या? इसका मान के चलता हूँ 3 मीटर क्यूब है पूरा वॉल्यूम, और 1 मीटर क्यूब में यदि मेरे पास पोलराइजेशन डेंसिटी मान लेते 4, तो 3 मीटर क्यूब से कितना आएगा? 3 से गुना कर दूंगा, 3 से गुना कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 12। यानी 1 मीटर क्यूब पे मैं निकाल लूं तो पूरे डब्बे के लिए मैं निकाल सकता हूँ इस तरह से। ठीक है, तो कैसे? ठीक है, इस तरह से। तो इसको लिखेंगे डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। और अच्छे से बोलूं तो इंड्यूस्ड लिख सकते हैं, इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड क्यों सर? क्योंकि ये डायपोल अपने से नहीं बने थे, हमने एक्सटर्नल फील्ड लगा के इसको जनरेट करवाया था, जबरदस्ती इंड्यूस्ड करवाया था, इसीलिए इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन डेंसिटी। पोलराइजेशन डेंसिटी, पी का मतलब पोलराइजेशन डेंसिटी। इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। वो डायपोल मोमेंट पी होता है पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम से मैं डिवाइड करूंगा इसको। इसका ऐसा यूनिट बोलिए, डायपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम पर मीटर। कूलम मीटर होता है, वॉल्यूम का क्या होता है? मीटर क्यूब। ये मीटर से मीटर एक उड़ेगा तो क्या बचेगा? मीटर स्क्वायर बचेगा, कूलम मीटर स्क्वायर। ये हो गया। ठीक है, ठीक है, कूलम क्या हो गया? कूलम पर मीटर स्क्वायर हो गया। अच्छा, इसका एक एस्पेक्ट बताता हूँ, इसी तरह और एक दो यूनिट होता है, बस याद रखना, वो काम देगा आगे डेरिवेशन में। आपको याद है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपको बताया था, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बताया था आपको, उसमें से एक बताया था सरफेस चार्ज डेंसिटी। यदि सिग्मा जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये बताता है कि पर मीटर स्क्वायर एरिया पे कितना चार्ज बांटा हुआ है, वो बताता है। जब इसको देखोगे क्यू का, तो ये होता है कूलम ऐसा यूनिट, एरिया का ऐसा मीटर स्क्वायर। आप जरा आंखें फाड़ के देखो मेरे दोस्त, ये वाला और ये वाला दोनों सेम है। मतलब इसका फिजिकल एस्पेक्ट, इसका पी का और सिग्मा का बराबर होता है, फिजिकल एस्पेक्ट, वेक्टर नहीं बोला। तो मतलब क्वांटिटी केवल स्केलर वाला सिग्मा का और ये पी का मान क्या होगा? बराबर। कल को यदि मुझे दिखाना पड़े पी के जगह सिग्मा लिखना पड़े तो मैं सिग्मा लिखूंगा। ठीक है, अच्छा, ये जो आपने पोलराइजेशन डेंसिटी क्रिएट किया है, ये किसके वजह से? इंड्यूस्ड डायपोल की वजह से, इसीलिए मैं इसको लिखूंगा पी आई, मतलब इंड्यूस्ड पोलराइजेशन डेंसिटी। और यहाँ पे मैं लिखूंगा सिग्मा आई, यानी सिग्मा इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी।
आप बोलोगे सर यहाँ पे सरफेस का, मैंने बोला ये देखो ये एक्चुअल में ऐसा थोड़ी है, ये तो सरफेस ऐसे बनाया होगा ना भाई, यूं 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 गया होगा ना, एक्चुअल में ये रहा होगा। तो इस सरफेस पे ये वाला जो चार्ज है इस सरफेस पे, इसी सरफेस का एरिया यहाँ पे है। समझ में आया मेरे दोस्त? ठीक है। अच्छा, कमाल की बात इससे रिलेटेड और ऐसा यूनिट वगैरह तो बता दिया आपको। ये वेक्टर क्वांटिटी, ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। वेक्टर क्वांटिटी कैसे सर, इसकी सत्यता साबित करो, अभी करता हूँ। डायपोल मोमेंट वेक्टर होता है, वॉल्यूम स्केलर होता है। किसी भी वेक्टर को स्केलर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करोगे तो वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और जो आने वाला रिजल्ट है वो भी वेक्टर होगा, लेकिन आने वाला रिजल्ट पे पी बैठा हुआ है, पोलराइजेशन डेंसिटी मतलब पी मेरा क्या होगा, वेक्टर। ये इंपॉर्टेंट है। पोलराइजेशन डेंसिटी क्या है दोस्त, यहाँ पे जो चार्ज क्रिएट हुआ है उसको पोलराइजेशन बोलेंगे, और ये चार्ज जो क्रिएट हुआ है ये इस चार्ज को नाम देते हैं हम लोग इंड्यूस्ड चार्ज। क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड चार्ज। appearance of charge on the surface is known as polarization, and that charge is known as, and that charge is called induced charge। तो ये इंड्यूस्ड चार्ज भी आपको समझा दिया। अभी देखो, इस इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर दौड़ेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड खुदरा नहीं था, कैसे बना, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को अपीयर किया इधर, और उस चार्ज का अपीयरेंस की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मटेरियल के अंदर इंड्यूस्ड हो रहा है, इसीलिए इसका नाम रखेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका नाम क्या रख दिया, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। या क्या नाम रख सकता हूँ इसका, इसको हम लोग पोलराइजेशन बोल रहे हैं। ये देखो ना पोलराइजेशन, तो इसको मैं लिख सकता हूँ पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ चार्ज, ऐसे भी बोला जा सकता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ईटी, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू आई, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक चार्ज ये, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये था, इसको समझना मेरे दोस्त, ये सारी बातें इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये सब अब क्या होता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको समझना गहराई से समझना मेरे दोस्त। एक डायपोल लेके समझाता हूँ आपको। ये एक डायपोल है, मान लिया इधर माइनस चार्ज इधर प्लस चार्ज। इस डायपोल पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इतना लंबा लगा है, और ये जो अंदर में बना इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड, वो केवल कितना बन रहा है, तो आप एक मेरे बात बताओ, ये वाला वेक्टर जो आगे वाला वेक्टर है उसकी लेंथ ज्यादा है, पीछे वाला वेक्टर माने ईपी लेंथ कम है, मतलब इतना लेंथ का इफेक्ट को ये खत्म कर देगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का इफेक्ट को ये क्या कर देगा, खत्म। 1 ईपी। ये जो बाकी लेंथ बच गया, ये तो पता है ना वेक्टर का लेंथ उसके मैग्नीट्यूड को बताता है। ज्यादा लंबा वेक्टर मतलब ज्यादा मैग्नीट्यूड, कम लंबा वेक्टर मतलब कम मैग्नीट्यूड। तो इतने लंबे वाले वेक्टर, इतने लंबे वाले मैग्नीट्यूड को इस साइड से ये क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, और जो बच गया उधर किधर बचा बताओ मेरे को, ये इधर बच गया, इसी को बोलते हैं। ओके सर, सीधा सीधा बोलो ना भाई, आगे वाला में पीछे वाला को घटा दो, अप्लाइड में इलेक्ट्रिक को घटा दो, जो बचता है उसको नेट बोलेंगे, वही तो। लेकिन मैंने आपको समझाया थोड़ा गहराई से। तो इस ई नेट को हम लोग बोलते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और दिखाते क्या चीज से है, इस। अब एक बात बताओ मेरे को, लॉजिकली सोच के बताना दोस्तों। यहाँ पे मैंने दूसरा डायपोल लिया, ये जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इतना लंबा है, ये भी इतना लंबा है, दोनों बराबर, तो दोनों इफेक्ट खत्म हो गया ना। जब दोनों इफेक्ट खत्म हो गया तो क्या डायपोल और बन पाएगा, आप बोलोगे नहीं डायपोल बन पाए, और ये एक्चुअली में होता नहीं। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बड़ा होता है डाइलेक्ट्रिक के केस में, ठीक है। तो डायपोल बनना मतलब ये जो अपने ओरिजिनल पोजीशन से रोटेट होकर डायपोल बन रहा है, कल बताया था ना ये पोल होता है,
होल से चपटा होता है, ये किसके वजह से हो रहा है? ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहा है या अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहा है? आप बोलोगे अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहा है, इसका मतलब अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड तगड़ा है किससे? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जितना लग रहा है उतने लगाकर डायपोल क्रिएट कर रहा है, या फिर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में से कुछ घटके जो बच रहा है वो डायपोल क्रिएट कर रहा है? आप बोलोगे नहीं नहीं सर, यहाँ तो जो आपने अप्लाई किया उसमें से तो जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो कट जा रहा है, जो बच गया यानी नेट जो बच गया वो रिस्पॉन्सिबल है इस डायपोल को बनाने में। समझ में आ रही है मेरी बात? ये जो बच गया नेट वो रिस्पॉन्सिबल है इधर चार्ज को बुलवाने में। तो कल को कोई पूछेगा इस चार्ज यहाँ पे आने का जिम्मेवार रिस्पॉन्सिबल कौन है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या ई नेट? ई नेट जो बच गया, आप बोलोगे जो बच गया, जो बच गया वो रिस्पॉन्सिबल है। समझाता हूँ, ठीक है? जैसे मान के चलो ये बॉडी है, आगे लग रहा है 10 न्यूटन, ये लग रहा है पीछे 5 न्यूटन, तो बोलो बॉडी किधर दौड़ेगा? अब बोलोगे सर आगे ज्यादा फोर्स लगेगा, आगे दौड़ेगा। कितना फोर्स लेकर दौड़ेगा? आप बोलोगे 5। बॉडी को थोड़े ना पता कि मेरा पीछे 5 लग रहा है आगे 10 लग रहा है, उसको तो नेट दिखेगा ना, बोलेगा मेरे कितना लग रहा है, मेरे को तो 5 ही लग रहा है। कोई भी पार्टिकल दुनिया का हो, कोई भी बॉडी हो, उसको हमेशा नेट से मतलब होता है। नेट का इफेक्ट जिधर होगा उसी तरह बिहेव करेगा। तो बॉडी को लगेगा यार मेरे को तो 5 ही न्यूटन लग रहा है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किधर पीछे लग रहा है किधर, टोटल मेरे पास कितना लग रहा है 5, में 5 फोर्स लगा के मैं आगे बढ़ूंगा, मेरा काम था। यहाँ पे डायपोल के केस में भी वही होगा, पीछे भले ही इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन बॉडी को पीछे से कोई मतलब ही नहीं है, वो तो नेट देखेगा, नेट किधर लग रहा है और नेट आगे लग रहा है। और आगे यदि लग रहा है तो फिर से ये डायपोल, डायपोल बनेगा, डायपोल बनेगा तो चार्ज इधर फिर से आएगा तो चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ना इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होना। तो वो क्या बोल दिया सर, इधर चार्ज बढ़ना इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसका? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बच गया वो यदि ज्यादा बचेगा तो ज्यादा चार्ज क्रिएट होगा, और इसके अमाउंट को इधर चार्ज जो क्रिएट हो रहा है उसके अमाउंट को हम लोग क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? तो लोग क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं भाई? पोलराइजेशन डेंसिटी से, यानी P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया जो बच गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं, का अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में तो कुछ घट रहा है, घट के जो बच रहा है वो रिस्पॉन्सिबल है इसको जनरेट करने। मेरी बात समझ में आ रही होगी? थोड़ा थोड़ा, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी क्लियर हो जाएगा। तो दोस्त ये वाला रिलेशन आपको याद रखना है। अब मेरे को बता, जो बच गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये ई, उसको कैसे निकालेंगे? ई हम लोग इसको निकाल सकते हैं, अप्लाइड जो आगे लग रहा है पीछे वाला तो घटा देंगे ई तो ये मैथमेटिकल रिलेशन। लेकिन फिजिकल एस्पेक्ट क्या था वो मैंने आपको बहुत समझाने की कोशिश करा, ठीक है? फिजिकल एस्पेक्ट क्या था वो तो मैंने आपको समझाने की कोशिश कर दिया। हेलो हेलो हेलो, लेक्चर रिकॉर्ड करना, ठीक है? ये समझा दिया। अब मेरे पास दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, कल को कोई पूछ लेगा मेरे पास, कोई कल को मेरे पास मेरे को कोई पूछ लेगा बताओ जी ये जो बाहर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया इसके रिस्पेक्ट में अंदर वाला कितना गुना है? मैं बोलूंगा 2 गुना। कैसे निकाला? बोलूंगा तो 2 गुना या 3 गुना या आधा है, ठीक है? या फिर यूं बोल देते हैं कि अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचा उसका ये बाहर वाला कितना गुना है? आप बोलोगे 2 गुना, 3 गुना, आधा गुना, 4, कुछ तो बोलोगे ना। इतना तो पक्का है कि जो ये अंदर बच गया इलेक्ट्रिक फील्ड वो बाहर वाले के बराबर नहीं होगा, तो कुछ गुना के टर्म में होगा। तो कितना गुना के टर्म में होगा उसी कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कैसे समझा? मान लिया बाहर वाला कितना है, बाहर वाला अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 4 न्यूटन मीटर, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच गया ई उसको मान के चलता हूँ 3, जो 2 बोल देता हूँ 2 न्यूटन पर मीटर, ठीक है? जो बच गया वो बच गया, उसकी बात कर रहा हूँ, जो बच गया
तो कोई बोलेगा कि बताओ बाहर वाला जो था वो अंदर वाले का कितना गुना है, तो आप बोलोगे यार गुना पता करने बोलो डिवाइड कर दो ना, तो 3/3 कर देते हैं, तो 4/2, दो दो छमछा, तो E0 क्या मिला 2K, मतलब 2E मिला, यानी जो बच गया इलेक्ट्रिक फील्ड उसका दोगुना डबल है, डबल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस दो ये दो जो है ना, यहाँ आपको कांस्टेंट दिख रहा है, लेकिन ये कांस्टेंट कैसा है, ये फिक्स कांस्टेंट नहीं, वेरिएबल कांस्टेंट है, ठीक है। और ये अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अलग अलग होगा, ये देख के भी समझ में आ रहा है। अरे ज्यादा अप्लाई करेगा तो दो थोड़े आएगा, कुछ और रहेगा। तो इस दो का नाम अपन लोग रखते हैं कि इसी का नाम है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या नाम है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये कैसा कांस्टेंट है, वेरिएबल कांस्टेंट है। किस पर डिपेंड कर रहा है, आप इसको कैसे निकालेंगे, दो की जगह यदि मैं ये लगा दूं तो इनको उधर भेज दो, क्या है, वेरी गुड। तो मतलब कंपेयर करने के लिए बनाया गया है कि जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका कितना गुना हमने अप्लाई करके रखा था बाहर, उसका उल्टा भी बोल सकते हैं। तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को K से, और बेसिकली ये रेशियो है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ओके वेरी गुड, समझ में आ गया। तो डिफिनेशन वगैरह लिख ले, तब डिफिनेशन वगैरह लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे के डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिखेंगे, इट इज अ रेशियो ऑफ applied electric field to net electric field। याद रखें अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मटेरियल के अंदर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है। अच्छा मेरे दोस्त मेरे मित्र, आप एक बात बताओ, ये 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 समझ में आया ना, ये वाला कंसेप्ट लेंथ वाला, वेरी गुड। अब एक एक डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ये बचता है, इसको समझाता हूँ फटाक से। तो ये जो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल है इसका बिहेवियर हमने देख लिया एक्सटर्नल फील्ड में हमने इसका बिहेवियर वगैरह देख लिया, ठीक है। अब इसका बिहेवियर अलग अलग मीडियम में, मतलब अलग अलग मीडियम में, जैसे इस इलेक्ट्रिक मटेरियल को डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को मैंने पानी में रख दिया, तो क्या अभी जो अपन लोग देखे वैसा ही रहेगा या कुछ बदलाव हो। यदि इस डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को तेल में डिबो के रख दे, जरूरत पड़ता है, आपने कभी कभी देखा है ट्रांसफार्मर वगैरह, वहां पे तो तेल भरा हुआ रहता है, तो आपने को वो भी आना चाहिए। अभी ये सारी बातें किस पे कर रहे हैं, हवा में जब, क्योंकि जनरली जो डिवाइसेस हैं अपने पास सब बैटरी बॉल पंखा जो भी, वो सारे वातावरण ये हवा में रहते हैं। तो जब हम लोग डिजाइन करते हैं तो जनरली ये मान के डिजाइन करते हैं कि ये हवा में रहेगा, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसा होता है जो कुछ कुछ डिवाइस जैसे मोटर, समरसेबल मोटर, वो पानी के अंदर रखता है, वो हवा वाला मीडियम थोड़े है मेरे दोस्तों, तो पानी के अंदर चला गया, तो पानी में उसका क्या बदलाव दिखेगा वो भी तो अपने को आना चाहिए ना। बिल्कुल वेरी गुड। मतलब ये जो है मटेरियल ये डिपेंड करता है, इसका बिहेवियर डिपेंड करता है दोस्त मीडियम चेंज करने पर। क्या चेंज करने पर, मीडियम चेंज करने पर। और इसका बिहेवियर कैसे चेंज करेगा, कितना गुना से चेंज करेगा, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी। शब्दों पे गौर कीजिएगा, मैंने आपको इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी बता दिया लेकिन लिखाऊंगा नहीं, वो मैथमेटिकल तरीके से आता है। तो इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी को हम लोग काई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ससेप्टेबिलिटी दो बार आया है, मैग्नेटिक में भी आएगा चैप्टर वन, मैग्नेटिक चैप्टर में, अभी इलेक्ट्रिक में आया हुआ है। तो इसीलिए काई ई मतलब इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी, और यदि कल को काई बी लिखा हुआ रहेगा तो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी बोलेंगे, इसको हम लोग मैग्नेटिक में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक वाले में क्या हो गया, बिहेवियर ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल in different medium is known as
सॉरी इज नोन एज नहीं, टू रिप्रेजेंट, ऐसे समझ लो, टू रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इन डिफरेंट डिफरेंट मीडियम, we use generally electric susceptibility और इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी बताता है, ठीक है। तो ये कैसे बताता है सर, ये हो गया ए वगैरह हो गया ना। अच्छा ये यूनिट प्लेस है दोस्त, ये यूनिट प्लेस है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूनिट प्लेस है। अब ऊपर भी ई नॉट लिख रहे हो, नीचे भी ई, ऊपर भी वोल्ट पर मीटर लिखोगे, नीचे भी वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, छमछम हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको मैं क्या करता हूँ, इरेज कर दिया। तो जो बिहेवियर है, ये बिहेवियर इलेक्ट्रिक, ये किस पे मतलब किसका बिहेवियर बता रहा है, पोलराइजेशन का बिहेवियर। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में हो क्या रहा है, चार्ज पोलराइज हो रहा है, और क्या हो, वही तो हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, उसी का बिहेवियर को बता रहा है। लेकिन किसके वजह से, पोलराइजेशन की वजह से। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होगा। तो किसी मीडियम को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी मीडियम को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे हवा में इसका वैल्यू कुछ आ गया, मान के चलते 4, हवा में 4 आया, तो जब इसको पानी में ले जाएंगे तो इसका इफेक्ट कम हो जाएगा, जैसे मान के चलते 3 हो गया, तो घट गया। तो घटने का मतलब कुछ ना कुछ डिवाइड हुआ, कौन डिवाइड, मीडियम। आप लोग यहाँ लिखेंगे, तो ये जो घट गया, कौन घट गया भाई, ये जो चार्ज अपीयर हो रहा था ना वो घट गया मीडियम में ले जाने पर। तो कौन घटा था, पी घटा, पोलराइजेशन डेंसिटी यानी पी घट गया था मीडियम पे ले जाने पर, ठीक है। और एक चीज पे डिपेंड कर रहा है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पर भी डिपेंड कर रहा है। पानी में ले जाने पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है, तो इसका मतलब ये और कुछ कम होगा, ये 2.5 होगा और घट गया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिवाइड हो रहा है, तभी तो ये कम हुआ। तो समझ में आ रहा है लॉजिक, आपको समझ में आ रहा होगा दोस्त, इसमें कोई लॉजिक है ही नहीं, पूरा अगर न्यूमेरिकल तरीके से समझा रहा हूँ। तो जो बिहेवियर ऑफ मटेरियल है, मतलब बिहेवियर में क्या हो रहा है, पोलराइज हो रहे हैं, चार्ज पोलराइज हो रहे हैं, तो पोलराइजेशन का जो कैपेसिटी है वो मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बच गया उस पर डिपेंड कर रहा है। और इस अमाउंट को बताने के लिए जो क्वांटिटी हम लोग लाते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी, बेसिकली ससेप्टेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आया, लेकिन इसको ऐसे नहीं लाते, इसको लाते दूसरे तरीके से। कैसे तरीके से वो दिखाता हूँ। इसको ऐसे लाते हैं, जो पोलराइजेशन डेंसिटी है, पोलराइजेशन डेंसिटी वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। जितना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा अंदर में उतना ज्यादा चार्ज पोलराइज होगा। कांस्टेंट को हटाएंगे, कांस्टेंट को यदि हटाएंगे तो बराबर और साथ में ये मीडियम, किस मीडियम पे रखे हो उस पर भी डिपेंड करता है, यानी एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों के प्रोपोर्शन पे डिपेंड करता है। हवा वाले मीडियम में रखो, वाटर वाले मीडियम में रखोगे, हार्ड से चालू करते हो, मतलब ऑयल वाले मीडियम में रखोगे तो पोलराइजेशन कम होगा, पानी वालों में रखोगे तो पोलराइजेशन उससे थोड़ा सा और ज्यादा होगा, फिर उसको हवा में ले आओगे तो पोलराइजेशन और ज्यादा होगा। तो मतलब मीडियम जैसे जैसे हल्का होते जा रहा है तो हम लोग का पोलराइजेशन भी बढ़ रहा है, तो पोलराइज मीडियम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। नेट 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 सॉरी। अब यहाँ पे जब इसको हटाएंगे इक्वल टू तो एक कांस्टेंट आएगा, इसी कांस्टेंट का नाम ससेप्टेबिलिटी, ठीक है। ई एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला है। हालांकि इसको जब आप इधर भेजोगे तो वही आ जाएगा जो पहले बताया था। ये होता है इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी मेरे दोस्त, ठीक है। आधे घंटा का लेक्चर है, लेकिन आई होप मैंने आपको सारी वो बातें समझाने की कोशिश की है जो आपके दिमाग और जहन में एकदम बसा के रखे। ये और एक चीज और बता देता हूँ, ये जो ये है ना, जब आप इसका यूनिट निकालोगे, टाइम हो गया, आधा घंटा लेक्चर होने वाला है, तो बस याद रखना ये यूनिट लेस होता है। क्या होता है, यूनिट लेस होता है, ठीक है। चलो फिर वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या चीज, एक रिलेशन देखेंगे। जब इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में सब कुछ जान गए, क्यों जाने सर, हमने पढ़ा है कैपेसिटर, तो कैपेसिटर में क्या करता है, चार्ज स्टोर करता है। तो हम लोगों ने देखा भी था ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर में, मैंने आपको बताया भी था
कि जो हमने कैपेसिटर डिजाइन किया वो ना ज्यादा चार्ज पे स्टोर नहीं कर पाता है, तो उसके लिए हम लोग को बहुत सारा कैपेसिटर को जोड़ना पड़ता है। उसको जोड़ने के लिए हमने तरीका सीखा पैरेलल और सीरीज, फिर भी हमारा काम नहीं बन रहा है। तो जब हम लोग बहुत सारा कैपेसिटर लगाएंगे किसी डिवाइस में, तो डिवाइस बड़का बन जा रहा है, बड़ हो गया। हमें डिवाइस भी कॉम्पैक्ट चाहिए और चार्ज भी ज्यादा स्टोर चाहिए। फिर हमने एक तोड़ निकाला। तोड़ क्या निकाला? ये डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को कैपेसिटर के बीच में तो रहता है क्या बोलेंगे, स्पेस। कैपेसिटर के बीच में रहता है, प्लेट को बीच में स्पेस रहता है ना, उस स्पेस का क्यों ना यूज किया जाए। कैसे यूज किया जाए? इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को उस स्पेस के बीच में रखते हैं। जब रखे, प्रैक्टिकल किए तो देखे नहीं सर, ये तो चार्ज को बढ़ा दे रहा है, और यही तो चाहिए था हमें। ये मतलब स्टोर, मतलब कैपेसिटर का कैपेसिटी को बढ़ा रहा है ये, हमें वही तो चाहिए। यदि किसी कैपेसिटर का कैपेसिटी बढ़ रहा है तो हमें ज्यादा कैपेसिटर को जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, जिसके कारण डिवाइस जो इतना बड़ा था वो बड़ा नहीं बनाना पड़ेगा, कॉम्पैक्ट छोटा हो जाएगा। तो हम लोग क्या किए, इस कैपेसिटर को, सॉरी इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को कैपेसिटर के अंदर रखे, तो जो कैपेसिटेंस है वो मेरा इंक्रीज होने चालू हो। बेसिकली ये यूज है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का। अगले क्लास में मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसके बाद ये चैप्टर हम लोग का खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय। एक आखिरी मूवमेंट, जैक बोर्ड के स्टूडेंट है तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आगे आने वाले दिनों में एग्जाम, एट द टाइम ऑफ एग्जाम, आपको ये चैनल बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। ठीक है, धन्यवाद।